दिया गया था। सिलेबस के बाद हम हेडिंग की चर्चा किए थे, बुक रीडिंग शेष थी। आज से आपकी बुक रीडिंग कंटिन्यू होगी। ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट आपको तो बता दिया गया था इसकी हिंदी प्रजनन। रिप्रोडक्शन माने प्रजनन, इन प्लांट माने पौधों में, तो इसका मतलब हो जाएगा पौधों में प्रजनन। पौधों में प्रजनन, तो इस बात को जानेंगे हम। आप सभी को पता है प्रजनन मीन्स क्या होता है? टू बर्थ या टू प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको, टू प्रोड्यूस लाइक ओन, टू प्रोड्यूस लाइक ओन, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। अर्थात कोई प्राणी, कोई पौधा अपने के ही जैसा एक का निर्माण कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आप सभी देखे होंगे प्लांट्स जो होते हैं, एक पौधे से दूसरा पौधा तैयार हो जाता है, वो स्टेम से, सीड से, रूट से, इन सभी से बारे में चर्चाएं की जाएंगी आगे। फिलहाल अभी हम बस इतना समझते हैं कि प्रजनन का तात्पर्य होता है नया जन्म देना। प्रमानता पुनः जन्म मीन्स होता है जन्म देना, अर्थात बनाना, वही होता है प्रजनन। देखिए यहाँ रिप्रोडक्शन इन प्लांट की हम बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड। कहते हैं कि प्रजनन वह प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रजनन वह प्रक्रिया है बाय विच, जिसके द्वारा और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, अर्थात अपने ही तरह के मोर, अधिक बना पाने में, अपने ही प्रकार के बना पाने में सक्षम होते हैं, उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। आगे बताते हैं द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जो जीवन की लगातार स्थिति है, कंटिन्यूटी है, लगातार है, वह पॉसिबल ओनली सिर्फ इसलिए संभव है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। अगर रिप्रोडक्शन ना होता तो ऐसा संभव ना होता, क्योंकि आज जो जन्म है वे कल मृत हो जाएंगे और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए नहीं बनेंगे। जैसे आज कोई पेड़ छोटा है, बड़ा होगा, उसके बाद एक दिन सूख जाएगा और नया पेड़ अगर नहीं तैयार होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? एकदम वीरान हो जाएगा। उसी तरह से आगे चलते हैं। प्लांट्स मेनली रिप्रोड्यूस इन टू वेज। जो प्लांट्स होते हैं वो मेनली, मुख्यतः दो तरीके से प्रजनन करते हैं। पहला है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स। कुछ क्या पौधे कैसे होते हैं जो कि बीजों के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं थ्रू स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स, और रूट्स। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो सीड से होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्टेम, लीव्स एंड रूट से होते हैं। अर्थात जो प्लांट्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, कुछ पौधे बीज के माध्यम से जन्म देते हैं, और कुछ पौधे तने, पत्तियों और जड़ों के माध्यम से पुनरुत्पादन करते हैं, नया जन्म देते हैं। अब हम पहला जानेंगे रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। पहला जानेंगे हम रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है प्रजनन, फ्रॉम सीड मीन्स होता है बीजों के द्वारा, अर्थात बीजों से प्रजनन। तो आपको पहला तो यही बताया गया, तो इसका अध्ययन हम कर लेते हैं कि बीजों से प्रजनन कैसे होता है। कह रहे हैं सीड इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट। कह रहे हैं किसी भी पौधे का बनना, किसी भी पौधे का बनना, पेड़ का तैयार होना किस पे निर्भर करता है? सीड पर, अर्थात सीड इज द बिगिनिंग।
सबसे जो स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, प्रारंभिक होती है, वो क्या होती है? सीड होती है। सीड इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू प्लांट। ऑल सीड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऑल सीड्स आर डिफरेंट, ऑल सीड मींस होता है सभी बीज, आर डिफरेंट मींस होता है भिन्न होते हैं, फ्रॉम ईच अदर मींस होता है एक दूसरे से। अर्थात आप देखेंगे व्हीट के सीड, आपके राइस के सीड, आपके मैंगो के सीड, आपके हर एक सीड क्या होते हैं? चेंज होते हैं। आपके फ्रूट्स हो, फ्लावर्स हो, सभी के आपके डिफरेंट होते हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, डिस्पाइट मींस होता है के बावजूद, डिस्पाइट मींस होता है के बावजूद। अगर आपको वर्ड ना आते रहे तो आप बीच बीच में लिखते चलेंगे, पेंसिल रखेंगे और उसी बुक में ऊपर नीचे नोट डाउन करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, डिस्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस, इन भिन्नताओं के होने के बावजूद, मोस्ट सीड्स हैव 3 मेन पार्ट्स इन कॉमन, फिर भी लगभग बीजों में 3 पॉइंट्स ऐसे हैं, 3 बिंदु ऐसे हैं जो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। द सीड कोट, पहला क्या कॉमन होता है? जो 3 कॉमन होते हैं उनमें से क्या होता है? पहला होता है सीड कोट, दूसरा क्या होता है? एंडोस्पर्म, और तीसरा क्या होता है? एम्ब्रियो। अगर सीड कोट की बात करेंगे, अब देखिए कोट मींस क्या होता है? कवच होता है। कोट मींस क्या होता है? और सीड मींस क्या होती है? बीज। तो जो बीज को कवच प्रदान करता है वही सीड कोट के नाम से जाना जाता है। आप देखते हो कि बीज का जो बाहरी भाग होता है वो बहुत ही हार्ड एंड टफ होता है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। एंडोस्पर्म, इसको आप भ्रूण कोष के नाम से जानते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो नोट कर लेंगे। भ्रूण कोष, और जो एम्ब्रियो होता है ये आपका ये भ्रूण कोष होता है, और ये आपका भ्रूण के नाम से जाना जाता है। तो एम्ब्रियो माने भ्रूण, एंडोस्पर्म माने भ्रूण कोष, और सीड कोट में होता है बीज परत या बीज कवच। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट one by one. There are 3 headings. First heading is for seed coat, second heading is for endosperm, and third heading is for embryo. Now heading number 1, a seed has an outer covering called seed coat. Suppose करिए ये आपकी सीड है, इस सीड में क्या होता है? जो इसका बाहरी आवरण होता है वो बहुत ही हार्ड एंड टफ होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं। नेक्स्ट है लाइन में, द सीड दैट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, ये क्या करता है? एम्ब्रियो की रक्षा करता है। यहाँ पे एम्ब्रियो होता है आपका, ये सीड कोट क्या होता है? एम्ब्रियो की रक्षा करता है। जैसे हमारे जो हॉर्स लंग्स से सारे चीजें हैं, इनकी रक्षा कौन करता है? आपकी जो बाहर की पेशियां हैं, तो उसी तरह से इनकी भी ये क्या है? एक तरीके से पेशी की तरह कार्य करती हैं। ये क्या करती हैं? इनकी रक्षा करती हैं। नेक्स्ट लाइन है, द सीड कोट हैज अ टीनी होल थ्रू व्हिच द वाटर एंटर्स द सीड। बता रहे हैं इन पर बहुत हल्की सी पतली पतली क्या होती हैं? छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से पानी अंदर होकर के जाता है और भ्रूण कोष उसको आगे बढ़ा करके भ्रूण तक पहुंचाता है। तो इस तरह से जो सीड कोट होता है, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। लाइन नंबर 2, द एंडोस्पर्म इज प्लेस्ड राइट अंडरनीथ द सीड कोट। जो एंडोस्पर्म होता है, ये पार्ट आप कह सकते हैं, ये सीड कोट के अंडरनीथ होते हैं। सीड कोट के अंडरनीथ, दैट मींस नीचे जस्ट अंदर होते हैं। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। ये क्या करते हैं? आपको पता है यहां से जब पानी जाएंगे अंदर, तो पानी आपका फ्रेश वाटर नहीं, आपके वाटर के साथ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? उसमें ऑलरेडी घुले होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एंडोस्पर्म के पास आएगा और एंडोस्पर्म क्या करेगा? इसके बाद एम्ब्रियो तक ट्रांसफर करते हैं। तो क्या करता है? एंडोस्पर्म प्लेस्ड राइट अंडरनीथ द सीड कोट, सीड कोट के एकदम अंदर ही एंडोस्पर्म पाया जाता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो ऑफ द सीड। यह बीज के भ्रूण को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। These nutrients allow the seed to remain alive while it waits to germinate। और इसी से ये जो
एम्ब्रियो विकसित होते हैं और अलाइव रहते हैं, जीवित रहते हैं जब वे जर्मिनेट होना शुरू करते हैं। अर्थात जब पानी मिलता है तो ये पहले सीड कोट से क्रॉस करके एंडोस्पर्म तक आएंगे, एंडोस्पर्म क्या करेगा, एम्ब्रियो को देगा, फिर एम्ब्रियो क्या होगा, विकसित होना शुरू हो जाएगा और तब इसमें से अंकुर निकलेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सारी प्रोसेस आगे आपको बताया जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन नंबर 3 इज द embryo or baby plant will turn into a seedling or young plant when it gets the right condition for growth। कह रहे हैं कि जब इसे राइट कंडीशन मिलती है, अच्छी स्थिति मिलती है टू ग्रो करने के लिए, तो ये क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं एम्ब्रियो आपके। तो ये बात थी सीड कोट की, एम्ब्रियो की और एंडोस्पर्म की। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, most seeds have two bean shaped structure called the seed leaves or cotyledons। seed leaves never देखिए यहां पर दिया गया है सीड लीव्स। सीड लीव्स मींस होता है बीज पत्र। बीज पत्र आप देखते होंगे कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें से जब निकलते समय वो पतली धारी से निकलते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जब निकलते हैं उनमें पत्तियां चिपकी होती हैं और बाहर पत्तियां आकर के खुलती हैं। तो जो ऐसे बीज होते हैं उन्हीं बीजों को आपको नाम दिया गया है कोटिलिडॉन्स या सीड लीव्स, क्योंकि इन बीजों में पत्तियां निहित होती हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र बनाया गया है, इन चित्रों में देखेंगे आप पत्तियां इनर पार्ट में ही बन जाती हैं, अंदर ही बन जाती हैं, इसलिए इन्हें सीड लीव्स के भी नाम से जाना जाता है। इनके स्ट्रक्चर ऑफ सीड है, आप इसको देख लेंगे। और यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर करते रहे ऑन द बोर्ड हम। देखेंगे ये जो है आपके सीड कोट है, ये जो पत्तियां निकली हैं इसको हम प्ल्यूमोल के नाम से जानते हैं। अभी इनका अध्ययन हम आगे कर ले रहे हैं। प्ल्यूमोल अर्थात जो अग्र पत्ती होती है उन्हें हम प्ल्यूमोल के नाम से जानते हैं। और ये जहां इनकी शाखाएं होती हैं इन्हें हम हाइपोकोटिल के नाम से जानते हैं। और ये जो भाग होते हैं इन भाग को कोटिलिडॉन्स या सीड लीव्स के नाम से जाना जाता है। ओके, नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड। नेक्स्ट हेडिंग इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। आप सभी चित्र बना करके इसको देख लेंगे एक बार से। हेडिंग अगली है, अब हम स्टडी करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। अभी आपको बताया गया है कि जो सारी चीजें हैं अभी हम आगे एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, हियर वी विल नो हाउ टू जर्मिनेट अ सीड। ओके, अ प्लांट रिप्रोड्यूसेस वेरियस सीड्स। एक प्लांट जो होते हैं वे प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादित करते हैं वेरियस सीड्स, बहुत सारे बीज। बट ओनली अ फ्यू ऑफ देम आर यूज्ड फॉर जर्मिनेशन। लेकिन उनमें से कुछ ही बीज अंकुरण के योग्य होते हैं। जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स मीन्स होता है बीजों का अंकुरण। बीजों का
अंकुरण करें, उनमें से कुछ ही बीज जो होते हैं वो अंकुरण के योग्य होते हैं। जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट। तो जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन इज अ प्रोसेस, जर्मिनेशन अंकुरण वह प्रक्रिया है बाय व्हिच जिसमें अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट, जिसमें एक बीज उत्पादित करता है एक छोटे पौधे को, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट, मींस पानी, हवा और सूर्य की गर्मी की उपस्थिति में रिप्रोड्यूस करते हैं बेबी प्लांट को, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ड्यूरिंग द process of germination, the seeds absorb water and the cells of the embryo start dividing. तो चलिए अब हम जानेंगे जर्मिनेशन कैसे होता है। तो अभी तक तो आपको बता दिया गया कि आपके सीड को क्या क्या चाहिए, वाटर, एयर एंड वार्मथ ऑफ सनलाइट, वार्मथ ऑफ सनलाइट की उपस्थिति में क्या करते हैं, जर्मिनेशन अपना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इनकी बीज के अंदर की प्रोसेस क्या होती है, इन बातों को हम नेक्स्ट टाइम समझ रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन द सीड एब्जॉर्ब्स वाटर। अब देखिए सपोज करिए कि आपका बीज है, ठीक है, ये जो आपके आउटर लेयर्स हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सीड कोट, सीड कोट। जब आप वाटर देंगे इन्हें तो ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वाटर देंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे क्या होते हैं, एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। जैसे ही वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो स्टार्ट टू डिवाइड। ये जो इनके सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, बढ़ना था, दो भागों में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वाटर मिनरल मिलता है तो एम्ब्रियो दो भागों में बढ़ना शुरू हो जाता है। दिस रिजल्ट्स इन द ग्रोथ ऑफ द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड। परिणाम स्वरूप बीज के अंदर ही बेबी प्लांट बढ़ना शुरू कर देता है, अर्थात अब एम्ब्रियो विकसित करना या विकसित होना शुरू कर देता है। A smaller root called radicle comes out of the germinating seed and grows downwards. अब स्टार्ट होते हैं रेडिकल के। तो सबसे पहले जितना इधर से निकल रहा है, क्योंकि जो आपका एम्ब्रियो होता है वो बीज के एकदम नीचे होते हैं। जो एम्ब्रियो होते हैं आपके वो बीज के एकदम नीचे होते हैं। तो जहाँ पर जितना इधर आएंगे उतना ही आपके नीचे आते हैं, जो आपके रेडिकल के नाम से जानते हैं, जिन्हें आप रेडिकल के नाम से जानते हैं, और जो ऊपर होंगे आपके इन्हें प्ल्यूम्यूल के नाम से जानते हैं, प्ल्यूम्यूल के नाम से जानते हैं, जो कि आपके इस चित्र में साफ साफ कर दिया गया है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्ल्यूम्यूल ऊपर जाता है रेडिकल नीचे आते हैं। आगे बताते हैं, रेडिकल कम्स आउट ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स। तो उस जर्मिनेटिंग सीड से रेडिकल निकलते हैं और वे नीचे की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इट लेटर ग्रोज इनटू द रूट सिस्टम ऑफ द न्यू प्लांट, और यही बाद में उस नए पौधे की रूट बदल जाते हैं। नेक्स्ट द बेबी सूट और प्ल्यूम्यूल। ये जो आपका देखिए बेबी सूट कहा गया है, बेबी सूट कहा गया है। वाई बेबी सूट, क्योंकि जो सूट होता है वो आपका अपर लेयर होता है, अर्थात जो ग्राउंड से अपर होते हैं उन्हें हम सूट सिस्टम के नाम से जानते हैं ना। तो इसीलिए उस सूट सिस्टम को उन्होंने सूट कहा है, और वो सूट जो कि क्या है, बेबी है, छोटा है, इसलिए इन्होंने इसको बेबी सूट का नाम दिया है। इसी को इन्होंने अथवा में प्ल्यूम्यूल भी कहा है, जो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये जो बेबी सूट होते हैं अर्थात प्ल्यूम्यूल होते हैं, कम्स आउट एंड स्टार्ट्स ग्रोइंग अपवर्ड, से धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं और ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। द रेडिकल फॉर्म्स द रूट
जो इनके रेडिकल होते हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, रूट बन जाते हैं, और जो प्लूम्यूल होते हैं वो धीरे धीरे क्या बन जाते हैं, शूट बन जाते हैं। The radical forms the root and the plumule form the shoot with stems and leaves, क्योंकि shoot में क्या आते हैं, stems आते हैं, leaves आते हैं, अब stems के साथ आगे flowers, fruits and so on more and more. Now next line is the cotyledons provides nourishment to the various parts of the embryo during germination. अब यहाँ पर एक लाइन आपको बताई गई है, जो कोटिलीडन होते हैं अर्थात जो ये पार्टीशन होते हैं, इनके बीज पत्र होते हैं, जो दो इधर से भाग होते हैं, ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ये आपके लाइक एंडोस्पर्म होते हैं, ये भी आपके भ्रूण को पोषित करते हैं, भ्रूण की रक्षा के लिए ही ये इनका भी योगदान होता है। तो कह रहे हैं द कोटिलीडन जो बीज पत्र होते हैं प्रोवाइड नरिशमेंट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के दौरान, अंकुरण के दौरान एम्ब्रियो भ्रूण को ये जो बीज पत्र होते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। इफ ऑल द सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू पेरेंट प्लांट्स, कह रहे हैं कि अगर सपोज करिए यहां पर एक मैंगो ट्री है और इस मैंगो ट्री पे नियर अबाउट 1000 फ्रूट्स हैं, वे सारे सीड्स अगर इनके पास में गिर जाएं और जब स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, वही लाइन आपको कह रहे हैं। इफ ऑल द सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू पेरेंट प्लांट दे विल कंपीट द एयर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा, एयर वाटर न्यूट्रिएंट्स के लिए संघर्ष छिड़ जाएगा, अर्थात उन्हें जितना उन्हें आवश्यकता है उतना उन्हें न्यूट्रिएंट्स, एयर एंड वाटर और सनलाइट नहीं मिल पाएंगे। This struggle can be overcome by a process called dispersal or scattering of seeds. कह रहे हैं this struggle can be overcome, इस struggle से निजात पाया जा सकता है। This struggle can be overcome by a dispersal or scattering of seeds। कह रहे हैं इन समस्याओं से निजात पाया है बाय द डिस्पर्सल, डिस्पर्सल माने फैलाव या बिखराव। अगर हम इन बीजों को अलग अलग जगहों पर फैला दें, अलग अलग जगहों पर लगा दें, तो ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है ये प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होंगी। चलिए एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कोई फील्ड है जिस फील्ड की कैपेसिटी है 50 केजी वीट की, और आप एक बार इसमें 50 केजी वीट लगा सकते, मींस इसमें बुआई कर सकते हैं, एक बार में 50 केजी सीड्स की बुआई कर सकते हैं। तो जो आपका यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो प्रोडक्शन नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 500 केजी। 500 केजी मींस इनटू 10 टाइम्स। ध्यान रखेंगे, सपोज करिए कोई एक क्षेत्र है, कोई एक खेत है आपका 2 बीघे का, 2.5 बीघे का, और उसमें क्षमता है कि आप 50 केजी गेहूं एक बार में बीज उसमें बो सकते हैं। तो बीज जब बोएंगे उसकी फसल की कटाई होने में उसमें कितने निकलेंगे, 500 केजी निकलेंगे, समथिंग नियर अबाउट है। तो ये बताइए पहले का कितने गुना 10 टाइम्स हो गया, 10 गुना हो गया। अब बताइए सारा का सारा आप इसी में दोबारा लगा देंगे तो क्या सही होगा, उत्पादन सही करा पाएंगे? एकदम नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें केवल 50 केजी की कैपेसिटी है, तो आप केवल 50 केजी ही यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अभी आप क्या करेंगे, ऐसे ही अलग अलग 10 जगहों पर इसको अगर आप 50 केजी में बांट देते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, 100% एक्यूरेट सही होगा। तो यही है आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। तो अगर आप 5 बीजों को लगा देंगे तो वहां से क्या होता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स, एयर्स एंड वाटर्स नहीं मिल पाते हैं। तो क्या होते हैं, उनके बीज कमजोर पड़ जाते हैं। जो निकलने वाले पेड़ प्लांट जो वहाँ पे पौधे होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं और उनमें उतनी उत्पादन भी आप नहीं करा पाते हैं। तो चलिए आज के होमवर्क के साथ आपको छोड़ने चल रहे हैं।
होमवर्क नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्वेश्चन नंबर 2 नोट करेंगे। राइट राइट टू वेज राइट टू वेज plants mainly reproduce. Question number 3, write the 3 main parts of seed. Question number 4 is, what is germination? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको होमवर्क की वीडियो अलग से लगेगी, आप उसमें आपको होमवर्क आपको करा दिया जाएगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। Note this.